गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ JVPIC। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। आज का जो टॉपिक हो गया है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की कि पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जब भी किसी की हम निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी किसी एक सिस्टम की होगी। ठीक है, और हम लोगों ने पढ़ा है दो टाइप्स की एनर्जी होती है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, फर्स्ट इज काइनेटिक एंड सेकंड इज पोटेंशियल। और किसी भी बॉडी में कितनी एनर्जी है, ठीक है, वो चाहे काइनेटिक हो या पोटेंशियल हो, इसका पता हम लोग किससे करते हैं? टोटल वर्क डन से। जैसे कोई बॉडी है रेस्ट में है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। और उस बॉडी में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? उस बॉडी को उसकी रेस्ट पोजीशन से क्या करेंगे? मोशन में लाने का प्रयास करेंगे। तो रेस्ट से मोशन में लाने के लिए जितना वर्क करना पड़े, समझिए उतनी पोटेंशियल एनर्जी उस बॉडी के अंदर स्टोर होगी। ऐसे ही मान लीजिए कोई बॉडी मोशन में है, तो अगर बॉडी मोशन में है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। और उस बॉडी में कितनी काइनेटिक एनर्जी है, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? उसको रेस्ट में लाने का प्रयास करेंगे। और उस मूविंग बॉडी को रेस्ट में लाने में जितना वर्क करना पड़े, समझिए उतनी ही क्या है उसमें काइनेटिक एनर्जी स्टोर है। तो इसका मतलब किसी भी एनर्जी का मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं? वर्क से। अब की हमको क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कब होगी? एक सिस्टम है। और सिस्टम कैसा है? एक मान लेते हैं सिस्टम है ए बी, एक सिस्टम है ए बी, और हमको इसी ए बी की सिस्टम की क्या करनी है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी। तो अब क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसलिए इन दोनों पर चार्ज होगा। मान लेते हैं चार्ज क्या है? Q। अब सिस्टम बनाने के लिए कम से कम दो चार्ज होने चाहिए, क्योंकि इसमें दो पॉइंट है ए और बी। ए पर एक पॉइंट पहले, ए पर एक चार्ज पहले से है, वो कौन है? Q। और बी पर कोई चार्ज नहीं है, और मान लेते हैं यहां से कुछ दूरी पर इनफाइनाइट है, और यहां पर एक चार्ज क्या रखा है? अब इस सिस्टम ए बी को इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें दो चार्ज कम से कम होने चाहिए। एक चार्ज Q1 पर होगा, सॉरी ये पॉइंट ए पर होगा, और सेकंड चार्ज कहां पर होना है? बी पर। एक चार्ज यहां ऑलरेडी था Q1, और मान लेते हैं इससे r दूरी पर दूसरा पॉइंट है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको ए बी को एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाने के लिए हमको दो चार्ज चाहिए, और एक चार्ज हमारे पास Q1 है, और एक चार्ज और Q2 जो कहां पर है? इनफाइनाइट। तो अब इस सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? अगर इस सिस्टम की एनर्जी पढ़ना है, इस चार्ज Q2 को पॉइंट बी तक लाने में, ठीक है, पॉइंट बी पर क्यों ला रहे हैं? इस सिस्टम को फॉर्म करने के लिए। तो इस सिस्टम को फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस चार्ज को आपको इनफाइनाइट से इस पर लाना। तो इस चार्ज Q2 को पॉइंट बी तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, वही टोटल वर्क इस बॉडी में या इस सिस्टम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में स्टोर, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? टू द टोटल वर्क डन, द टोटल वर्क डन to require to bring a charge for making a system is called electrical potential energy। ठीक है, किसी सिस्टम को बनाने के लिए, ठीक है, चार्ज को क्या करना पड़ेगा? आपको ले आना पड़ेगा। तो उसी चार्ज को लाकर सिस्टम बनाने के लिए जितना वर्क करना पड़े, वही क्या होगी? इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी अगर हमको निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी? Q2 को पॉइंट बी तक लाने में जितना वर्क करना पड़े, वही समझिए क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल वर्क डन टू bring charge
मेक ए सिस्टम। तो किसी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी जिसके बाद टोटल वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फॉर मेकिंग सिस्टम, मींस इस चार्ज को Q2 को B पर लाकर इस सिस्टम ए बी बनाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा वही पूरा वर्क इस सिस्टम ए बी में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो हम लोग निकालेंगे वर्क डन करने का कितना, तो टोटल वर्क डन निकालेंगे, टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू, अब टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क डन के लिए क्या होगा, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम पता करेंगे जो चार्ज Q1 है पॉइंट B पर कितना पोटेंशियल जनरेट करेगा। ठीक है, तो लिख दे सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट पॉइंट, जो चार्ज Q1 है आर डिस्टेंस पे जो पॉइंट B है वहां पर कितना पोटेंशियल जनरेट करेगा इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 बाई, इतना पोटेंशियल हो गया कहां पर, पॉइंट B पर। अब क्या करना है, चार्ज Q2 को इनफाइनाइट से पॉइंट B तक लाना है। अब पॉइंट B तक लाने में क्या करेंगे, तो यहां पर लिख देंगे वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट। तो अब हमको क्या करना है, वर्क डन निकालना है कि चार्ज Q2 को पॉइंट B तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। आपने पढ़ा है एक फार्मूला V इक्वल टू W बाई, तो W इक्वल टू क्या होगा, V इंटू, अगर हमको ये पता चल जाए वर्क निकालने के लिए क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए, कि मतलब जिस पॉइंट तक लाना है वहां पर वोल्टेज कितना है और जिस चार्ज को लाना है उसकी वैल्यू कितनी है। तो हम लोग लिख सकते हैं W इज इक्वल टू V, यहाँ पर पोटेंशियल कितना जनरेट हो रहा है Q1 से, V1, और Q किस चार्ज को लाना है, Q2 को ला रहे हैं, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 Q2। क्लियर है सबको? वर्क डन जो हो जाएगा किसके बराबर है, W इक्वल टू V1 इनटू Q2। वर्क डन किसके बराबर है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब यहाँ पर पोटेंशियल कितना पॉइंट B पर, V1, और किस चार्ज को आप ला रहे हैं, Q2 को, तो वर्क हो जाएगा V1 इनटू Q2। V1 की वैल्यू क्या है, 1/4 Q1 आप यही रख देते हैं। तो W इज इक्वल टू V1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R, Q1 बाई R इनटू Q। तो इसको हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई R। और आपने पढ़ा यही वर्क जो होगा किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी U के बराबर है। तो इसलिए इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई R। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम की कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q1 Q2 बाई R। क्लियर है सबको? तो इस तरह हम लोग इसका डेरिवेशन कर लेंगे और इससे पता चल जाएगा कि किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई R। क्लियर है सबको? ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद इसी में एक टॉपिक और है कि अगर किसी डायपोल को, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायपोल के ऊपर एक टॉर्क अप्लाई करती है। और टॉर्क क्यों अप्लाई करती है, क्योंकि वो क्या करेगा, जैसे मान लेते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक ऐसा यूनिफॉर्म है, एक ऐसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस फील्ड के
पैरेलल एक डायपोल को रखा गया। एक डायपोल है ए और ये क्या है, इसका मिड पॉइंट है O और यहां से यहां तक की दूरी है L और यहां से यहां तक की दूरी है। इसको क्या किया गया, फील्ड के पैरेलल रखा। जब इसको फील्ड के पैरेलल रखेंगे या फील्ड के पैरेलल नहीं रखते हैं बल्कि इसको थीटा एंगल पर, इसको क्या करते हैं, अगर यहां पर हम एक डायपोल को ऐसे रख दें, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने रख दिया, ये दोनों चार्ज हो गए -q पॉइंट ए, एक सिस्टम है ए भी जो -q और +q चार्ज से मिलकर बना है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2l और ये इसका ओरिजिन है और क्या क्या है थीटा डिग्री एंगल पर रखा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या होता है, जैसे हम डायपोल को रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करेगी, अपने अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइनमेंट कर देगी। इसका मतलब अगर ऐसा रखा है तो इसको घुमाएगी की तरफ, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऐसे घुमाएगी तो क्या होगा, ये ऐसे करने का प्रयास, ये डायपोल की स्थिति ऐसी हो जाएगी, ठीक है। और ये जो डायपोल थीटा डिग्री पर रखा था, मान लेते हैं कितना डिग्री हो गया, ये मान लेते हैं कितना है, ठीक, ऐसे रखा था। अब इसको ऐसे होगा तो हमको निकालना है यही डी थीटा, जो डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इतना डी थीटा रोटेट करने में इसमें कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं कि होगा क्या हो जाएगा, वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक पैड। इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करने में कितना वर्क, इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो हेडिंग है क्या हो गई, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल को रोटेट करना हो तो रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। क्लियर है सबको? तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, ठीक, वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन W इज इक्वल टू, वर्क डन अगर निकालना है तो W इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो इसलिए क्या लिखेंगे D W इक्वल टू क्या होगा, फोर्स, और यहां पर कौन सा फोर्स रहा है, टॉर्क। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, -q पर भी फोर्स लगाएगी और +q पर, और अगर -q पर ऊपर की ओर लगाती है F1 तो जो F2 होगा इसकी डायरेक्शन कितनी होगी, ऐसे घूमेगा तभी हिस्सा ऊपर जाएगा, हिस्सा क्या है नीचे, तभी तो रोटेट होगा। तो इस तरह रोटेट होगा तो dw की जो वैल्यू होगी इसके बाद होगी टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और हमने पढ़ा है कि टाउ इज इक्वल टू पी साइन, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर जो टॉर्क लगता है वो कितना होता है, पी साइन थीटा। तो इतने का टॉर्क इस पर लगेगा और क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी साइन थीटा इंटू डी। क्लियर है सबको? तो डब्ल्यू डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, पी साइन टेन। टोटल वर्क डन निकालेंगे, टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, और मान लेंगे क्या है थीटा 1 से थीटा 1 एंगल से कितना रोटेट हो रहा है, थीटा 2। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, और डी डब्ल्यू की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी साइन थीटा इंटू डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू, क्लियर है सबको? तो
तो डी डब्ल्यू की वैल्यू। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे क्या करेंगे, पी और ई कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा और हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा इनटू d थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा। ये टोटल वर्क डन हो गया। अब क्या करेंगे, sin थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे। sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा इनटू d थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा इनटू d थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। sin थीटा इनटू d थीटा किसके बराबर होता है, माइनस cos थीटा के। तो अब क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू PE, PE और sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस cos थीटा और फ्रॉम थीटा 1 टू। क्लियर हो गया। अब sin थीटा का इंटीग्रेशन हमने कर लिया माइनस cos थीटा और लिमिट जो है थीटा 1 से थीटा 2 है, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं तो w इक्वल हो जाएगा माइनस PE इनटू cos अपर लिमिट थीटा 2 माइनस cos थीटा। क्लियर है। तो w इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा। माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो w इक्वल क्या हो जाएगा, PE इनटू cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। क्लियर है। तो cos थीटा 1 इनटू cos थीटा 2। क्लियर हो गया। तो ये आ गया क्या, वर्क का फार्मूला। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, W इक्वल टू P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। क्लियर है। अब इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। अब मान लेते हैं जो डाइपोल है, अगर वो मान लेते हैं क्या कह रहा है, इफ डाइपोल placed in the direction of electric field Z। अब अगर डाइपोल को ऐसे रखा तो इसको क्या करना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रोटेट करना पड़ेगा। ऐसे रखा था तो ऐसे रोटेट करना है, तब क्या होगा, थीटा 1 जो रहा होगा वो क्या होगा, 0। थीटा 1 क्या होगा, पहले होगा 0। अब इसको थीटा डिग्री रोटेट करना है, इसका मतलब थीटा 2 की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, तो पहले ऐसे रखा था, अब इसको थीटा डिग्री रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये तो थीटा 1 थीटा 2 हमने मान लिया। अब मान लेते हैं कह दिया कि एक डाइपोल है जिसको फील्ड के पैरेलल रखा गया है और इसको अगर थीटा डिग्री रोटेट करना हो तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो थीटा 1 पहले क्या था, क्योंकि फील्ड के पैरेलल था इसलिए थीटा 1 की वैल्यू 0 ले लेंगे और थीटा 2 की वैल्यू मान लेते हैं थीटा। अब ये वैल्यू पुट करते हैं तो W इक्वल क्या हो जाएगा, PE cos थीटा 1, थीटा 1 की वैल्यू क्या है 0 माइनस cos थीटा 2, थीटा 2 का वैल्यू है और cos 0 की वैल्यू 1, तो इसलिए W इक्वल क्या हो जाएगा, PE इनटू 1 माइनस cos। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई डाइपोल फील्ड के पैरेलल रखा हुआ और उसको थीटा डिग्री रोटेट करना हो, ठीक, अगर थीटा डिग्री रोटेट करना हो तो जो W होगा किसके बराबर होगा, PE इनटू 1 माइनस cos थीटा। तो इतना वर्क करना पड़ेगा कब, जब कोई डाइपोल फील्ड के पैरेलल रखा हो और उसको फील्ड में थीटा डिग्री रोटेट करना हो। तो अगर पूछा जाए किसी भी डाइपोल को जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा हो और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा डिग्री रोटेट करना हो तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो W इक्वल टू PE इनटू 1 माइनस cos। एक कंडीशन इसी में और आती है कि अगर जो डाइपोल है ये मान लेते हैं ऐसे रखा है और इसको 180 डिग्री रोटेट करना है, ठीक है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट करना। तो लिख देंगे, ये तो पहली कंडीशन हो गई कि पहली कंडीशन क्या हो गई कि अगर डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखकर रोटेट किया जाए तब क्या। दूसरा क्या है, इफ डाइपोल rotated about 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब कि ऐसे रखा था, अब इसको हमने इसके अपोजिट कर दिया। तो अगर 180 कर दिया तो थीटा 1
देन थीटा 1 इक्वल टू 0 था, क्योंकि पहले कैसे रखा था, फील्ड के पैरेलल रखा था, तो फील्ड के पैरेलल रखा था, थीटा 1 क्या रहा होगा 0, और उसके बाद थीटा 2 इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। हमने इसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आपने पढ़ा है W इक्वल टू PE इनटू cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं, W इक्वल टू PE इनटू cos थीटा 1 cos 0 माइनस cos 1। क्लियर है? अब W इक्वल टू क्या हो जाएगा PE इनटू cos 0 की वैल्यू 1 और माइनस cos 180 की वैल्यू 1। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा PE इनटू 1 प्लस, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा 2P। इसका मतलब ये हो गया कि अगर क्या हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल को फील्ड के पैरेलल रख दिया जाए और फील्ड में केवल थीटा डिग्री रोटेट करना, तो अगर थीटा डिग्री रोटेट करना हो तो W इक्वल टू PE इनटू 1 माइनस cos थीटा आएगा। अगर इसको फील्ड के अपोजिट करना है तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा 2P। और एक कंडीशन मान लेते हैं कि अगर इस डाइपोल को इसके परपेंडिकुलर करना हो तब कितना होगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन मान लेते हैं, तीन ही कंडीशन हो सकती है, इसको क्या क्या कर सकते हैं, या तो ऐसे रखा है परपेंडिकुलर कर सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में कर सकते हैं, या परपेंडिकुलर और इसके बीच में थीटा डिग्री पर जब करेंगे तो आपने निकाला था कि थीटा डिग्री अगर को रोटेट करना है तो W इक्वल टू PE इनटू 1 माइनस cos थीटा है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में करना है तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा 2PE पे। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे अगर 90 डिग्री करना हो तो क्या, तो तीसरी कंडीशन करते हैं, इफ डाइपोल रोटेटेड बाय 90 डिग्री देन आपकी भी क्या होगा, थीटा भी तो वही है 0, आपकी थीटा तो क्या हो गया 90। तो जब थीटा 90 होगा तब क्या होगा, आपने पढ़ा है W इक्वल टू PE इनटू cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। तो W इक्वल टू PE इनटू थीटा 1 कितना है 0 cos 0 माइनस cos 90। क्लियर? अब तब क्या करेंगे, W इक्वल टू PE इनटू cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos 90 की वैल्यू 0, तो W इक्वल टू इसके बराबर होगा। तीनों कंडीशन में हम लोगों ने निकाल लिया कि कितना वर्क करना पड़ेगा। अगर फील्ड के पैरेलल रखा है, आप थीटा डिग्री रोटेट करते हैं, ओनली थीटा मतलब ग्रेटर देन 0 लेस देन 90, ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 अगर करते हैं तो इस कंडीशन में जो ये वर्क डन होगा तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा PE इनटू 1 माइनस cos थीटा। अब थीटा डिग्री ना रोटेट करके इसको परपेंडिकुलर कर दिया जाए, तो जब परपेंडिकुलर करेंगे तो वर्क आएगा W इक्वल टू PE इनटू E। और अगर इस डाइपोल को हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट कर दिया तब 180 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। उस समय जो कंडीशन होगी, वर्क डन जो होगा वो किसके बराबर होगा, W इक्वल टू 2 इनटू P। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डाइपोल का को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू हम लोग इन सब मेथड से फाइंड कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें तो दिया जाएगा कि फील्ड में पहले किस कंडीशन में रखा है वो थीटा 1 हो जाएगा और बाद में कितना डिग्री रोटेट करना है। जैसे एक पूछता कि एक डाइपोल है, फील्ड के पहले रखा है, अगर इसको 120 डिग्री रोटेट करना हो तो कितना वर्क करना पड़ेगा, जब थीटा 1 की वैल्यू 0 और थीटा 2 की वैल्यू 120 की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर हो गया? तो इस तरह हम लोग किसी भी डाइपोल को रोटेट करने में कितना वर्क होगा इसकी वैल्यू, यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ेंगे।